पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को नैब न्याजी गठजोड़ ने गिरफ्तार किया। मुफाहमत एक बार फिर पाबंदे सलासल हो गई। मुजाहमत आजादाना घूम रही है। मौजूदा मुल्की निजाम में मुफाहमती सोच के हामिल शहबाज शरीफ मुसलसल हार रहे हैं। आज एक बार फिर नवाज शरीफ का मुजाहमती बयानिया जीत गया। ऑपोजिशन की 11 जमातों की जानिब से हुकूमत घेराव तहरीक के ऐलान और उस पर नवाज शरीफ की जारहाना तकरीर का तड़का ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए काफी था। कई छोटों को डराने के लिए एक बड़े की गिरफ्तारी नागुज़ीर थी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी इतनी नागुज़ीर हो गई थी कि एक बार फिर सही और गलत की परवाह तक नहीं की गई। वो केस जिसमें तफ्तीशी की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी थी, अदालत में चालान या रेफरेंस दाखिल हो चुका, उस केस में मुल्ज़िम शहबाज शरीफ को फॉर नो रीजन गिरफ्तार कर लिया गया। बकौल मुशीर दाखिला शहजाद अकबर, शहबाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद बहुत तगड़े हैं, तो हजूरे वाला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एहतसाब अदालत जाइए, दलाइल दे और 1 माह के अंदर, जी हां 1 माह के अंदर मुल्जिम को मुजरिम साबित करके जेल में डाले। कौन रोकेगा? मगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके एक बार फिर ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तस्दीकी मोहर लग गई कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। गिरफ्तारी आज इतनी कन्फर्म थी कि शहबाज शरीफ 2 दिन पहले सहाफियों से अपनी अलविदाई मुलाकात कर चुके थे। हुकूमती मुशीरान के मुताबिक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी वॉज रिटन ऑन द वॉल। यस, जी हाँ, वही वॉल जहां किसी हुकूमती ओहदेदार की कोई गिरफ्तारी लिखी और पढ़ी नहीं जा सकती। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुल्की सियासी मंजरनामा मजीद इंटरेस्टिंग हो गया है। नवाज शरीफ की जिला वतनी पर कहा जा रहा था कि अब पार्टी की बागदौड़ मुफाहमत पर यकीन रखने वाले शहबाज शरीफ संभालेंगे, मगर आज उनकी गिरफ्तारी से अहम सवाल उठ रहे हैं कि नवाज शरीफ को बाहर और शहबाज शरीफ को जेल के अंदर डालकर कौन है जो चाहता था कि मुस्लिम लीग नून को अब मरियम नवाज लीड करे। आज की गिरफ्तारी से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई नून लीग से शीन लीग निकालने के लिए बाकायदा स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है? क्या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि शीन ने नून लीग से निकलने से इनकार कर दिया था? क्या शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ से अलग करने की एक और बाज़ाब्ता कोशिश दम तोड़ गई? क्या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुस्लिम लीग नून में तकसीम का बयानिया दम तोड़ गया? क्या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मुस्लिम लीग नून के लिए सूदमंद साबित होगी? क्या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नवाज शरीफ के मुजाहमती बयानिए की जीत है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत मुखालिफ किसी बड़ी तहरीक से ऑपोजिशन की सारी क़यादत जेलों में डाल दी जाएगी? आज एक और ऑपोजिशन रहनुमा की गिरफ्तारी इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि हवाओं का रुख ना बदला है, ना आने वाले दिनों में बदलता नजर आ रहा है। तबले जंग बज चुका है, अब सियासी दंगल जरूर होगा। अस्सलाम वालेकुम। इस फूड फॉर थॉट के साथ आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मंडे है, फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वेरी ऑनरेबल पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन किए हुए हैं। वेरी ऑनरेबल कबल शोजेब साहिबा हैं। बड़ी मुश्किलों से हाथ आती हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि इतने इंपॉर्टेंट दिन के ऊपर कबल शोजेब साहिबा ने जो है वक्त निकाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कबल ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ बनी हुई है। लाहौर स्टूडियो से मुझे हिना परवेज भट्ट साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ PMLN, और सिटिंग MP हैं और ऑपोजिशन बेंचेस से हैं। और अब से थोड़ी देर में हमें हसन मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री लीडर हैं पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। हिना परवेज भट्ट साहिबा, अगर आप चाहें और मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे आज के शो का आगाज करना चाहूंगी। बड़ा दिन है, मतलब मरियम साहिबा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मरियम नवाज साहिबा ने। सुबह में देख रही थी मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी बड़ा अपना हार्ड कोर किस्म का बयानिया दिया।
लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, आपको नहीं लगता है ना कि ये विन विन सिचुएशन है नून लीग के लिए? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ के अरेस्ट से वो जो आवाजें आ रही थी कि डील हो रही है, डील होने वाली है, ये शायद अब मुफाहमत की सियासत आगे चलेगी, वो दम तोड़ गई। और दूसरी बात ये भी तो है कि कहीं ना कहीं मुज़ाहमती बयानिया जो कि बेसिकली नवाज शरीफ साहब का और मरियम साहिबा का बयानिया था, वो जीत रहा है क्योंकि वो बाहर हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क से बाहर है, मरियम नवाज साहिबा जो है वो लीड कर रही हैं एज ऑफ नाउ। बिल्कुल बीनेश, अभी मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ रही हूँ एंड यू वर आल्सो देयर। तो एक तो बात बड़ी क्लियर हो गई कि ये लोग जो चाहते थे कि नून लीग से शीन लीग बाहर हो, आज मरियम बीबी ने बहुत क्लियर ये पीटीआई वालों को और बाकी जितने लोग इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज करते हैं, उन्होंने कहा है कि ये दोनों भाई ऐसे हैं एग्जैक्ट। फिर दूसरी बात, हमें पहले ही पता था कि शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हो जाने हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी पता था और ये हुकूमती जो स्पोक्स पर्सन थे उनको भी पता था। और वो क्यों था? जिस दिन एपीसी की जो पूरी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद मियाँ साहब का वर्चुअल लिंक में उन्होंने अपनी तकरीर की, उसी दिन सबको पता था कि अब सब ऑपोजिशन जो है वो टारगेट होगी और स्पेशली शहबाज शरीफ साहब। फिर आपको पता है 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब का ये बयान आया कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी इसलिए कार्ड्स पे थी क्योंकि उन्होंने अपने भाई का जो है वो साथ दिया, नंबर 1 पहली चीज। दूसरी बात, जो मुझे आज मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पेशी पे भी थी और अगर आपने उनके बातें सुनी है, दलाइल सुने, तो हमें ऐसे ही लग रहा था कि शायद उनको जो उन्होंने खिदमत की है ना आवाम की, जिस तरह उन्होंने लोगों को, जिससे अभी भी अगर किसी से पूछे तो सीएम के नाम पे शहबाज शरीफ साहब भी आते हैं, तो जिस तरह उन्होंने खिदमत की है तो उनको जानबूझ के उसकी लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर जो आपने कहा मुल्क का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आपको पता है कि अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस आने वाले हैं, उसमें ऑलरेडी प्री पोल रैगिंग होनी शुरू हो गई है। इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग तैनात करना शुरू कर दिए हैं पोलिंग स्टेशंस पे। फिर दूसरी चीज है कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शन आ रहे हैं, तो इस वक्त जब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई और इनको पता है कि एपीसी में एक बड़ी यूनाइटेड फोर्स सामने आई, तो इन लोगों को अब आप देखना जरदारी साहब के पे भी, फरियाल तारपुर पे भी, मौलाना साहब पे भी, तो सब पे एक जरा मुश्किल टाइम आने वाला है। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात की कि मुझे भी आज जितनी यूनाइटेड पीएमएलएन लगी है आज तक कभी नहीं लगी। जिस तरह मरियम बीबी सामने आई हैं, उन्होंने उस दिन भी जब उनकी भी पेशी थी, उन्होंने कहा कि मेरे चचा मेरे वालिद की जगह पे है। जितने लोग ये कहते थे ना कि मरियम बीबी, हमजा, शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब सब इकट्ठे नहीं है, आज आपने देखा कि जिस तरह मरियम बीबी सामने आई, उनकी कोई प्लान नहीं थी। लेकिन एक चीज आप ये इग्नोर ना करें कि मरियम साहिबा ने आज लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मेरा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको फॉलो करना हर एक के बस की बात नहीं है, बड़ा मुश्किल बयानिया है। आप उस बयानिया को फॉलो करती हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है उस बयानिया को फॉलो करने में? 100% नवाज शरीफ साहब के बयानियों को फॉलो करती हूँ। आपने ये मरियम बीबी की बात भी सुनी, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब शायद उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू फर्क हो, लेकिन जो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो बात कहते हैं ना वो सब फॉलो करते हैं। और कुछ लोग अगर कोई डर के या प्रेशर की वजह से वोकली नहीं कहते, आई थिंक पार्टी के मैक्सिमम लोग इसी बयानियों को फॉलो करते हैं। एंड दैट्स 100%। सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर पीएमएलएन। कवल साहिबा अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप बड़ी मतलब इंटेलिजेंट है, सवालों के अंदर आपको घुमाऊंगी नहीं, सीधा सवाल आपके सामने रख देती हूँ और सीधा जवाब। क्या शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर हुकूमत का जो तो एहतसाब बयानिया है वो मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? क्योंकि ऐसे वक्त में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया जब एक्सपेक्ट किया जा रहा था, रेफरेंस फाइल हो चुका था, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं, तो बयानिया मजबूत हुआ कि वीक हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बीनिश, आप हमेशा बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में जेनरोसिटी का मुजाहरा करती हैं, आई एम ऑनर्ड। देखिए जी, बयानिया तो इनका पहले भी जो था वो अभी तक चल रहा है, लेकिन बयानिया इनका डिवाइड हो गया है। हुकूमत का तो एक ही बयानिया है कि करप्शन से इस मुल्क को पाक करना है, रूल ऑफ लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कोई रूलिंग क्लास है, चाहे रूलिंग एलीट है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है जो बतानी कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं और उनको ज़्यादा अपना एहतसाब या अपनी जो होती है जितनी भी डिटेल्स हैं उनको पेश करना होता है अवाम के सामने। अच्छा, अब जहाँ तक बात इन्होंने की कि जी मरियम साहिबा आ गई हैं और उन्होंने कहा जी मेरे वालिद साहब हैं और ये और वो जो भी बातें हैं, बहरहाल वो उनकी आपस की हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग मीम और शीन बनने जा रही है, मैंने इसकी प्रेडिक्शन आज से 8 महीने पहले की थी। जिसको ये एपीसी कहते हैं उसको मैं एओपीसी कहती हूँ, क्योंकि मैं डेमोक्रेसी की स्टूडेंट रही हूँ
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ये नहीं होती है कि चंद अपोजिशन की जमातें इकट्ठी मिलकर बैठ जाएं और उसके बाद उनका एक ही एजेंडा हो कि अपनी करप्शन कैसे बचानी है और हुकूमत से जान कैसे छुड़वानी है। AOPC हो सकती है ये, यानी ऑल अपोजिशन पार्टी कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये APC या AOPC जब हुई थी तो ये उस वक्त हुई जब हमने फैटफ का बिल पास करा लिया, जिसका फायदा ना डायरेक्ट इमरान खान को था ना उनकी पार्टी को था बल्कि पाकिस्तान को था। हमने वक्फ प्रॉपर्टीज का बिल पास कराया जिसपे ये लोग बार्टर ट्रेड करना चाहते थे, मौलाना साहब की जमात भी और ये जमातें भी। तो उसके बाद इन्होंने इकट्ठे हुए और उसके बाद इन्होंने सिर जोड़े और बकौल इनके बड़ा जबरदस्त किस्म की एफर्ट नजर आई। वो एफर्ट तो उसी दिन इन पे खुदकुश बमबारी इनके मियाँ जो कायद साहब बैठे हुए बाहर उन्होंने कर दी थी, जब पाकिस्तान के इदारों पे उन्होंने अटैक किया और आपके दुश्मन मुल्क का बयानिया यहाँ पे चला और अगले दिन वहां पर ये खबरें छप गई कि वहां पे जो है जनाब अली एक जबरदस्त किस्म का जश्न हो रहा है इंडियन मीडिया में, और हमारे सर शर्म से झुक गए कि हमारे 3 दफा के साबिक वजीर आजम साहब वो बयान फरमा रहे हैं जो इंडिया इस वक्त बयान फरमा रहा है। ये पाक फौज पे अटैक कर दिए, अदलिया पे अटैक कर दिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का ये जिक्र कर रही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है। मैं इन्हें को सिर्फ याद करा दूं, यही कोर्ट्स हैं जो आपको रिलीफ देती हैं और जो आपको सूट करती है उनकी बात, उसको आप चेरी पिकिंग करते हैं और कहते हैं जी वाह वाह बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। आज सिर्फ इतना बता दें कि आपकी जो बेल कैंसिल हुई है मोहतरम कायद साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, वो किसने की है? ये लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल की है। यही बेल देते हैं, यही रिलीफ देते हैं, और जब वही अदलिया की तरफ से कोई ऐसा फैसला आ जाए जो इनको पसंद ना हो तो सारा इदारे भी में लाइन हो जाते हैं, नैप न्याजी गठजोड़ भी हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इस मुल्क की हर चीज गलत हो जाती है। इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स रह जाती है और वो एस्टैब्लिशमेंट होती है। तो खुदाया ये चेरी पिकिंग मत करें, एक यार्ड स्टिक होनी चाहिए। या तो आप माने इस निजाम को या फिर आप दावा बोलें जिस तरह आपके कायद ने बोला है। 1-2 फैक्ट्स गिनवा दूं जल्दी जल्दी। जून की 2 तारीख को नैब ने रेड किया मॉडल टाउन हाउस पे, ये मैं इनकी टाइमलाइन बता रही हूँ शहबाज शरीफ साहब की। जून 3 को शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्री अरेस्ट बेल ले लेते हैं। जून 17 को बेल एक्सटेंड होती है। जुलाई 23 को फिर एक्सटेंड होती है। अगस्त 18 को फिर एक्सटेंड होती है। सितंबर 5 को फिर एक्सटेंड होती है और फिर सितंबर 23 को बेल एक्सटेंड होती है और सितंबर 28 को शहबाज शरीफ साहब बेल कैंसिल होने पे अरेस्ट हो जाते हैं। तो जनाब ये थोड़े हकाइक है और बाकी केसेस की डिटेल तो भी शहजाद अकबर साहब ने, शिबली फराज साहब ने क्या, वो जिस दीवार का आप जिक्र कर रही थी ना जहां लिखा था कि इन्होंने गिरफ्तार होना, उसी दीवार पे ऊपर पूरी इन राइटिंग है कि 554 अरब रुपया जो है वो उनके फ्रंटमैन 4 ने लिया। उन्होंने कन्फेस कर लिया जाके, जो 18,000 तनख्वाह लेते थे उनके अकाउंट्स में से खरबों रुपए निकल आए। आने वाले वक्त में कोई खबर हमें भी दे दें। लिखे हुए थे ना, 2 बेचारे बंद थे, 2 सूबाई वजीर, ये उनको ज्यादा जानती होंगी, उनके साथ बैठती हैं। मेरा तो उनसे इस तरह डायरेक्ट इंटरेक्शन भी नहीं होता। अलीम खान साहब 4 महीने जेल लगा के आए, हमने ना किसी की दीवारें तोड़ी ना प्रोटेस्ट किए। वो बेचारे सकलैन साहब हैं, इंतहाई शरीफ आदमी है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनके ऊपर कोई केसेस बना दिए गए थे। 4 महीने वो नैप की वजह से अंदर रह कर आए हैं, 6 महीने बल्कि, और स्टेप डाउन भी किया उन्होंने। मान लिया मैंने आपका मिनिस्टर साहब को बुला लेती है, शरीफों को उठाती है। जी एक मिनट दिनेश, चीफ मिनिस्टर को बुला लेती है नैब और उनसे एक फ्रेवलस ही मैं कहूंगी केस पे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं जिसपे इन्होंने बहुत शोर मचाया। वो गए हैं जाके अपने आप को क्लीन कराया। देखे, नोबडी इज अबव लॉ। मेरे पे इनकी पार्टी ने केस किया, मैंने जाके हाई कोर्ट में कंटेस्ट किया और जब कोर्ट ने मुझे रिलीफ दिया तो मिला। इसी तरह बाकी इन्होंने जिस वक्त जारहाना और एक वो बदले वाली और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाली सियासत की, तो वजीर आजम साहब गए, अपनी 40 साल पुरानी 60 डीड्स उन्होंने जमा कराई। तो जब सारे जाते हैं और इन्हीं कोर्ट से रिलीफ लेते हैं, तो जब ये कोर्ट्स आपको रिलीफ माइनस करती हैं, मैं वापस दोबारा पाकिस्तान के इदारों को इस तरह मत मलाइन किया करें। ठीक है जी, ठीक है। ये अब एग्जेक्टिव तरीके से जो इनका बिहेवियर था ना, ये अब चलेगा नहीं। और मरियम बीबी ने जो साजिश की अपनी पार्टी के खिलाफ, धरने के दिनों में आपने जिस तरह अटैक किया था, वो कर चुकी। इमरान खान साहब तो खुद इश्तिहारी थे। आज उन्होंने बंदे की सियासत के ऊपर कील ठोक दी है। वाली चीज और अल्हम्दुलिल्लाह बता दूं हिना बीबी, एहतसाब की क्या बात करती है? मरियम बीबी है आपकी बाजू में, क्यों नहीं हमें कोई जरूरत ही नहीं आपको अटैक करने की।
ओके कमल, आपका भी पॉइंट आ गया। की पार्टी में जब तक इमरान खान है ना, हमें भी अटैक नहीं है। अच्छा मुझे पीपल्स पार्टी को शामिल करना है। आपको याद ठीक है है कमल, आप दूसरी ऑपोजिशन का भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले है ना, जस्ट रिलैक्स, आई कम टू यू आपकी बारी पर। मैं जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल करना चाहती हूँ। अच्छा मुर्तजा साहब, एक तो सबसे पहले खुशामदीद, कहाँ से गुफ्तगू शुरू करूँ? एक तो आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई, आपसे मुराद आसिफ अली जरदारी साहब की। उन्होंने एपीसी में कहा था कि इससे पहले सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी होगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नंबर ले गए और पहली गिरफ्तारी शहबाज शरीफ साहब की हो गई। दूसरी चीज ये है कि जो भी हो रहा है एज पर लॉ हो रहा है, केसेस अदालतों में चल रहे हैं, जो फैसले आ रहे हैं आप उनको तस्लीम करें। ये कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है, कोई नैब न्याजी गठजोड़ नहीं है। बड़ा क्लियरली आपको बड़े बावसूख जराए से कमल शोजिब साहिबा फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ही आपको बता रही हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि आज आपके लीडर के ऊपर भी, आपके जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, उनके ऊपर भी फर्द जुर्म आयद हो गई है। आने वाले वक्त में भी आप सलाखों के पीछे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया बिनिश। पहली बात तो मैं ये करूँगा कि आपने जिस तरह कहा कि प्रेडिक्शन गलत हो गई है, तो मैं समझता हूँ ये गलत नहीं हुई, ये ठीक ही हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब जब भी बात करते हैं तो उनके मायने हमें काफ़ी देर बाद समझ आते हैं कि वो कहना क्या चाहते थे और कह क्या रहे थे। और अगर इस तरह के विक्टिमाइजेशन हो तो ये जो भी गिरफ्तार होगा सारे ही गिरफ्तार होंगे। आप देखें, आपके सामने है, इस मुल्क के अंदर अभी कमल बीवी फरमा रही थी कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का एक डिक्टेटर जो है आज भी बाहर बैठा है और वो आर्टिकल 6 का मुजरिम है, वो सज़ा याफ्ता है। कभी किसी ने बात नहीं की कि उसको पकड़ कर ले आए। एक रिटायर्ड अफसर के बारे में एक रिपोर्ट आती है जिसमें उनकी प्रॉपर्टीज़ जो उन्होंने शो नहीं की उसका जिक्र होता है, तो उस पर वज़ीर आज़म साहब खुद आ जाते हैं उसके स्पोक्स पर्सन बन के और सफाइयाँ देते हैं और क्लीन चिट उससे दे देते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है, इन्होंने 2 आदमियों का पंजाब से नाम लिया, अलीम खान का और सिब्तैन खान का, तो उनको भी क्लीन चिट देने के लिए बुलाया गया था कि उनको क्लीन चिट दे के उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। और वही कुछ हुआ है। उन्होंने 2-4 महीने अंदर गुजारे हैं, उसके बाद अब वही वज़ीर हैं और वही सारा कुछ जो है वो चला रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है इनकी जमात के अंदर जितने लोग गए हैं, जब वो अपोजिशन में थे, जब वो इमरान खान साहब के खिलाफ थे, पीटीआई ज्वाइन नहीं की थी, वो सारे लोग जो थे वो गुनहगार थे, चोर थे, डाकू थे। उसमें आप एक एक का नाम लेकर देख लें, फिरदौस आशिक अवान को देख लें, बाबर अवान को देख लें, उसमें और गोंदल साहबान है, उसमें ये सारे लोग उस वक्त कहा जाता था कि ये चोर है। और जैसे ही उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की और बनी गाला जाकर हाजिरी दी, उसके बाद उनको क्लीन चिट मिल गई। तो आज तक कोई नहीं होता ही है ना। इनके अपने एक इदारे ने रिपोर्ट दी, इनके अपने एक कमीशन ने रिपोर्ट दी और उसमें उसने वाज़िया कहा कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो जिम्मेदार हैं इसके और वो चोर है। इन्होंने उनको सेफ एग्जिट दिया, रात के अंधेरे में जहाज में बिठा के इंग्लैंड भेज दिया। क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मालम जब्बा केस है आपके सामने है, क्यों नहीं उस पर कोई एक्शन हुआ? बीआरटी है, उस पर इन्होंने स्टे लिया हुआ है, क्यों नहीं वो छोड़ते और उन मुलजमों को पकड़ कर अंदर देते? खुद वजीर आजम साहब पे हेलीकॉप्टर का केस है, क्यों नहीं करते? अलीमा खान साहबा हमारे लिए काबिल एहतराम है, खातून है, हम तो इस तरह वो चाहते भी नहीं कि उनका नाम आए, लेकिन वो भी जो है नैब ज़दा है और उनको नैब जाना चाहिए। उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पकड़ी गई हैं। हम कहते हैं कि एहतसाब हो, इंतकाम ना हो। फैसले ऐसे अदालतों ने हज़ारों किए हैं जिसमें हम विक्टिम रहे हैं, जैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को उनका अदालती कत्ल था। पूरी दुनिया कहती है वो जज जो सज़ा देने वाले थे वो मानते हैं कि वो अदालती कत्ल था, हमने दबाव में वो सज़ा दी थी। उसका रेफरेंस आज तक अदालत में पड़ा है, उस पर क्यों नहीं कोई फैसला आता? तो ये हमारा कत्ल नहीं है कि अदालतें हमारे लिए मोहतरम है। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है और अपने आप को सरेंडर किया है अदालतों के सामने। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये कह दिया जाए कि अदालतें जो है वो गलत फैसले नहीं देती। उनके गलत फैसले भी आते हैं, उनके सही फैसले भी आते हैं, हम उन्हें तस्लीम भी करते हैं। और हम हमेशा, अब शहबाज शरीफ साहब आज गिरफ्तार हुए हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं कि वो गिरफ्तारी गलत है, ज़रूरत नहीं थी। आज जिस वबा के दिनों में और बीमारी के आलम में आसिफ अली जरदारी हो, शहबाज शरीफ साहब हो या दूसरे जो सियासी कैदी हैं वो हो, ये ज्यादती है। क्या उनकी जिंदगियों से खेलना चाहते हैं आप? क्या इस मुल्क से आप सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं? आप सियासतदान मार देंगे, आप सारी पार्टीज ख़त्म कर देंगे, किस तरफ आप मुल्क को लेके जा रहे हैं? आप
کیا ون پارٹی سسٹم ہوگا اس ملک کے اندر؟ یہ کبھی بھی نہیں چل سکتا جی. یہاں پہ اپوزیشن نے بھی رہنا ہے, انہوں نے بھی سانس لینی ہے. آپ احتساب کریں, اکراس دی بورڈ کریں, جس کو مرضی طلب کریں وہ حاضر بھی ہوگا, اپنا جواب بھی دے گا. لیکن اگر آپ انتقام کی کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس پہ ریزسٹ بھی کریں گے. اس پہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے احتجاج کو کہہ دو ہم رات آپ نے دوائیاں جو ہیں وہ مہنگی کی ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ یہ دوائیاں اس لیے مہنگی کی ہیں, اگر نہ کرتے تو یہ بلیک ہوتی. ہم نے اس بلیک سے بچنے کے لیے مہنگی کر دی. آپ کو لیٹ گئے ان مافیاز کے سامنے. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. قابل شوزب صاحبہ سے بھی اس کا رسپانس جانیں گے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان سے گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری آنریبل جی قابل شوزب صاحبہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں ویری آنریبل فرام پی ایم ایل این. ویری آنریبل حسن مرتضیٰ صاحب ہیں فرام پاکستان پیپلز پارٹی. قابل شوزب صاحبہ, حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اور اس سے پہلے آج کی پریس کانفرنس کے اندر مریم نواز صاحبہ نے ڈائریکٹلی اپنی یعنی شریف فیملی کے معاملات کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کیا عاصم سلیم باجوہ صاحب کے معاملات کے ساتھ, جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کی ٹیم کا ایک حصہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ایک ٹیم کا حصہ ہیں. اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا, جو رپورٹ ہے جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کو آگے بڑھنا پڑے گا, ان کو پبلک کرنا پڑے گا, نہیں تو سوال اٹھیں گے. تو آگے بڑھ کر کے پاکستان تحریک انصاف یہ قدم ایک لے کہ بار بار جو آپ لوگ کو اس سوال کا جواب دینا پڑ رہا ہے تو آپ اس کو کلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ دیکھیں بینش, ان کی تو نرالا ہی باوا آدم ہی نرالا ہے. پی ٹی آئی نے جس وقت ایس اے پی ایمز کا سارا ڈیٹا ریلیز کیا تھا اور ان کی ہر چیز کو پبلک کیا تھا, تو یہ فرسٹ ٹائم اس ملک میں ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مرتضیٰ صاحب نے اتنا لمبا بات کی اور انہوں نے مختلف بیانات دیے, میں انہیں یاد کراتی چلوں کہ کیسز تو آپ جو آج ایک ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. تو ذرا چودھری نثار صاحب کی 2015 کی ایک پریس کانفرنس تھی جس میں اتنی فائلیں رکھ کے انہوں نے آپ سب کے چٹھے کٹے کھولے تھے اور اسپیسیفکلی خورشید شاہ صاحب کے کھولے تھے. 11 سال اگر زرداری صاحب کو وکٹمائز کیا گیا پولیٹیکلی تو وہ سیف الرحمان نیب کے چیئرمین کے تھرو کیا گیا. اور وہ جو جسٹس قیوم کی آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں میاں صاحب ان کو انسٹرکشن دیتے پائے گئے کہ ان کو 7 سال اندر رکھنا ہے یا کتنے سال بند رکھنا ہے. تو اداروں کو ملائن کرنا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا اور اداروں سے اپنے مطلب کے کام کروانے کی اگر روایت کسی نے ڈالی ہے تو یہ جو بھاشن دے رہی تھی بی بی ان کی ہی جماعت کے دونوں قائدین جو ان کے دونوں ہی والد لگتے ہیں انہوں نے ڈالی ہے, جن کا نام میاں محمد نواز شریف ہے اور میاں محمد شہباز شریف ہے. اس لیے جو خود بندہ ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی یہی سمجھتا ہے. ساری بات یہ ہے کہ جب ان کو پتا ہے کہ انہوں نے غلط کام کیے ہیں, چاہے یہ سیاستدان ہو, چاہے یہ قائدین ہو, چاہے یہ میڈیا اونر ہو, چاہے یہ وکیل ہو, چاہے یہ خود جج ہو, اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے پولیٹیکل اس پہ ٹاپ لیول پہ بیٹھ کے اگر آپ ان ذرائع کو نہیں بتا سکتے, اس ملک کو بے نامی جائیدادوں کی جنت بنایا ہے اور آپ سے جس وقت سوالات کیے جائیں عدالتوں کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکے, تو پھر آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ کیوں کس کا ٹائم لگا ہوا ہے. کیونکہ جب ہماری بھی پیشیاں ہو رہی ہوتی تھی ہمیں پتا ہوتا تھا ہمارے کیس میں کتنا آگے فارورڈ جانا ہے اور کیا نہیں ہے. میں تو زندگی میں پہلی دفعہ کورٹ گئی, مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتہ لگا ریٹ کیا ہوتی ہے. تو یہ تو ان کی تو ساری زندگیاں ان چیزوں میں گزری ہیں. یہ کون سی اچنبے کی بات ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہے اور زرداری صاحب کو کوئی بڑا علم میں غیب ہو گیا ہے, خدا نہ خواستہ ان کو پہلے ہی پتہ لگ گیا کہ کس کے کیسز ہوں گے. بھائی یہ آج کے کیسز نہیں ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ ایک دوسرے کو جس وقت بیٹھ کے بہت کچھ سنایا کرتے تھے 10 سال 15 سال پہلے 20 سال پہلے, تو یہ ایک دوسرے کو آپ یہی بتاتے تھے. زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں بیانات چلاتے تھے, وہ چلا دیں, انہیں یاد کرا دیں. اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ زرداری صاحب کے سر میں گنواتے تھے. ایک سیکنڈ بینش, ایک منٹ, میں نے ٹھوس جواب دیا, میں مزید بھی دے رہی ہوں. میں 1 منٹ, مجھے 1 منٹ پوری بات کر لینے دیں. نواز شریف صاحب کی باتیں آن ریکارڈ ہیں, سٹیٹمنٹس زرداری صاحب کی کرپشن کے بارے میں, زرداری صاحب کے اثاثوں کے بارے میں, بے نظیر صاحبہ کے اثاثوں کے بارے میں, اور کرپشن کے خلاف احتساب کی کیمپین چلائی. انہوں نے گانا بنایا تھا احتساب, وہ ذرا چلا دے. ان کے گھوڑوں کے 90 ہزار کے مربع کھانے والی باتیں اخباروں میں ہیڈ لائن بن کے چلا کرتی تھی. دوسری بات جہاں تک باجوہ صاحب کی ہے, وہ انہوں نے اپنے سارے اثاثے جو ہیں وہ ڈالے ہیں انٹرنیٹ پہ. کسی کو ایشو ہے کائنڈلی اسی ملک کی عدالتیں کھلی ہیں, آپ لے جائیں. جہاں تک ہیلی کاپٹر کیس, اتنا فریولس یہ کیس ہے, وزیر اعظم بننے کے بعد جا کے حاضر ہوئے ہیں.
मालम जब्बा केस क्या आप जरा किसी दिन ले आए, और आप लोगों के पास तो पूरे वकला विंग है, पूरे बार के प्रेसिडेंट्स आपके साथ खड़े हुए आपकी पार्टियों में, ले जाएं जनाब, यही कोर्ट्स हैं जहां से आपको रिलीफ मिलता है, जहां से आपको ऑर्डर मिल जाते हैं कि आप बाहर जाके इलाज करा लें, जहां से मरियम बीबी को कन्विक्टेड होने के बावजूद छुट्टी मिली हुई है कि वो आराम से घर बैठे सियासत भी करें, नैब पे पथराव भी करें। तो जनाब आपको तो हर तरफ से रिलीफ। और एक चीज बता दूं, अलीमा खान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, अलीमा खान पीटीआई की मेंबर नहीं, अलीमा खान पीटीआई की कोई डेजिग्नेशन होल्डर नहीं, वो एक आम सिटीजन है। और उनके भाई की दौरे हुकूमत जो पहली दफा आया है उसी में उनको बुलाया गया और उनसे फाइन किया गया, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनका 100 मोटो ले लिया। लेकिन उनके भाई पहले वजीर आज़म मामले में पब्लिक मनी इन्वॉल्व रहा ना। नहीं प्लीज मेरा सवाल साथ साथ लेते जाइए ना, वरना जलसा टाइप लगता है कि आप बोल रहे हैं। मेरी बात सुन ले, पब्लिक मनी इन्वॉल्व रहा है, शौकत खानम के लिए वो फंड रेजिंग करती रही हैं। जी जी जी, ऐसी बात नहीं। उनके ऊपर जो इल्जाम, उनका कॉटन ब्रांड है। दूसरी बात ये कि जब वजीर आजम इमरान खान पहले कभी वजीर आजम बने रहे हो और अलीमा खान के बहुत ज्यादा सासे मल्टीप्लायर इफेक्ट से बड़े हो, तो फिर तो आप बात करें। यहाँ तो ये 30-30 साल खुद बैठे रहे हुकूमतों में, एक इनकी फैक्ट्री से 50 हो गई, जवाब मांगो तो सॉरी जी जवाब नहीं है, वो पता नहीं लेकिन कमल शोजब साहिबा डोनेशंस इकट्ठा करें या ओदों पर बैठ लें, लेकिन हर उस चीज में इसकी आज तक एक पर्ची नहीं दे सके। सवाल होगा जिस पूरे प्लाजे खरीदे हुए हैं, पूरी बिल्डिंग्स खरीदी हुई है, इनके बच्चे यहाँ से भागे हुए हैं, एक बेगम के अकाउंट से बाहर से पैसे आते हैं, उससे दूसरी बेगम की चीजें ली जाती है। तो यहाँ पे कोई मजाक तो नहीं चल रहा, बड़े संगीन ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। अच्छा आप जरा जवाब पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ नहीं है, ठीक है, जो आप खिदमत के नाम पे लूटमार करते रहे, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, ऐसे नहीं छूट सकती जान। जी जवाब देना पड़ेगा। अब मैंने बड़ी तसल्ली से कमल की बात सुनी है, तो पहले तो मैं से कहूंगी कि मेरी बात में दरब्यान में बिल्कुल ये इंटरफेयर ना करें। ठीक है, बोलिए। पिछली दफा आपने तसल्ली नहीं की, मैंने अभी आपको बड़ा टाइम दिया, अभी आप शुरू हो गई हैं क्योंकि आपका यही टैक्ट है, मेरी बात ना बोलना, ठीक है। चले ये कहती है मैं डेमोक्रेसी की स्टूडेंट हूँ, अभी इन्होंने बात की, तो फिर ये सिलेक्टेड हुकूमत की पार्ट क्यों है, सिलेक्टेड धरने की पार्ट क्यों थी, सिलेक्टेड इलेक्शन की पार्ट क्यों थी, एम्पायर की उंगली का क्यों वेट कर रही थी, ये इनको पता है। तो डेमोक्रेसी की स्टूडेंट मानते ही नहीं है। पहली चीज मैंने, अच्छा कमल अब जरा बोलने दीजिए, बारी पे रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर ये मैनेज इलेक्शन ना होते तो कभी भी ना जीतते। आपने बात की आवाम बेवकूफ नहीं है, सबको पता है, और आपको भी पता है, आप लोग भी बेवकूफ नहीं है। अगर डेमोक्रेसी के स्टूडेंट है, सिलेक्टेड हुकूमत को कभी उसका पार्ट ना होते, पहली बात। दूसरी बात, एहतसाब की बात की आपने, ये तो बड़े बातें करते थे एहतसाब की, बिल्कुल हमने सही रेस किया। आसिम सलीम बाजवा साहब पे जब उनकी आई तो पहली तो बात है मीडिया ने रिपोर्ट ही नहीं की, ठीक है। जब उनकी वो आई कि जो आंसर्स आए वो मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। आज जो मरीम बीबी ने भी बात की, तो आसिम सलीम बाजवा साहब पे क्यों नहीं नैब ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। अभी ये कह रही अदालत की सारे फैसले हमने माने हैं, मियाँ साहब अपनी बीमार एहलिया को छोड़ के अपनी बेटी के साथ अदालत के फैसले मानते हुए आए थे वापस, और वो फैसला जो जिसपे ये जज अरशद मलिक को नल एंड वॉइड करा दिया, उसके लिए उनको पता था उनको इंतकाम उन पे होना है। फिर भी लेकिन आप मुझे बताएं कि एहतसाब के नारे तो बातें, नैब ने उन पे क्यों नहीं इल्जाम, उस पर क्यों नहीं स्टार्ट की इन्वेस्टिगेशन। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बेल कैंसिल की, क्योंकि केस इन लोगों ने स्टार्ट किया ना, इस नैब ने स्टार्ट किया। फिर आप मुझे बताएं शहजाद अकबर और शिबली फराज ने, आपको पता है कि वो इन लोगों ने जब मरीम बीबी की कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने लगी थी, इन्होंने तब स्टार्ट की थी कॉन्फ्रेंस, और फिर इन्होंने देखा किसी मीडिया ने पिक नहीं किया सिवाय पीटीवी, सिवाय पीटीवी के चैनल के शहजाद अकबर को और शिबली फराज को किसी ने नहीं दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, मरियम बीबी की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, साथ ही इन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको पता है कि सारी मीडिया जो है ना वो मरियम बीबी, मीडिया आजाद की बात नहीं है, ये बात याद रखें, ये मरियम बीबी इज वेरी वेरी पॉपुलर। अच्छा फिर ये नहीं हर दफा ये पेट्रियोटिक आर्ट खेलते हैं, ठीक है। इनके प्राइम मिनिस्टर आते हैं स्पीच पे, इंडिया MNS का जो बयान है वो इंडिया को सब। मेरी बात सुने, पहली चीज, जब इमरान खान साहब, मोदी जब इलेक्शन जीता, इमरान खान साहब ने क्या कहा, आई कंग्रेचुलेट मोदी, क्योंकि अब कश्मीर का इशू सॉल्व होगा। और क्या किया, कश्मीर को बेच दिया। अब ये जीबी में क्या कर रहे हैं, ये वही चीज चाह रहे हैं, हमने एक दफा UN में अप्लाई किया हुआ है कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस नहीं रिवोक होना चाहिए। ये चाहते हैं जो इंडिया ने किया वही पाकिस्तान करे, ये क्यों बाकी ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे। ये पेट्रियोटिक कार्ड कहती है, जब गुजरात की किलिंग हुई 2002 में,
तो इमरान खान 2003 में मोदी के गोद में जाके बैठे हुए थे, तस्वीर है उनकी, शेयर भी करूंगी आपको, वो करना। ये कौन सा इंडिया का कार्ड खेलते हैं? फिर मियां साहब की तकरीर हुई, मियां साहब ने कोई इंस्टीट्यूशन पे अटैक नहीं किया। देखिए फौज की बात करना, फौज आर्मी को हम सैल्यूट करते हैं, अगर किसी एक रिटायर्ड बंदे पे जिसपे इल्जाम लगा है उसकी बात करनी है, फौज की बात नहीं है। तो इसको मिक्सअप नहीं करेंगे, दिस इज डिफरेंट। अगर डिक्टेटर की बात करते हैं, मुशर्रफ की बात करते हैं, अयूब की बात करते हैं, अयूब खान की बात करते हैं, याया खान की, डिक्टेटर की बात करना फौज की बात करना नहीं है। डिक्टेटर के बस सब खिलाफ है। मैं वही कह रही हूँ, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। फिर आपको याद है ना, आप लोग जब इमरान खान की बात आएगी ना, लोग याद रखेंगे, उनकी भी बात आएगी ना, लोग याद रखेंगे ये आटा चोर है, ये चीनी चोर है, इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई, मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ाई। और क्या कहा, हम मेडिसिन की प्राइसेस क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि मार्केट में अवेलेबल करनी है। हमारे टाइम में जॉब्स थी, सीपक का काम हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज इमरान खान ने एक रोड की इफ्तिताह की है और कहा मैं इवाम की तकदीर बदल दूंगा। जब हम रोड्स बनाते थे, जब हम मेट्रो बस बनाते थे, हमने 3 मेट्रो बस बनाई, हमने एक ऑरेंज लाइन बनाई, इसी खादिम आला ने इन्होंने एक बीआरटी बनाई, 4 दफा आग लगी और बंद कर दी। चलिए, आज तीनों का रिकॉर्ड जला दिया। अभी तो ऑपोजिशन को बड़ा कुछ बर्दाश्त कर रहा है। तीनों का एक कमल, भी सिवा नहीं है। कमल मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट्स अली इमरान साहब को वापस बुलाए ना, वो क्यों भागे हैं? ओके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशीनों में भेज रही है रीमा बाजी को, अपोजिशन को तो डबल टाइम दे रही है बीनिश। अच्छा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास फाइनल कमेंट्स के लिए। पीपल्स पार्टी जी आप भी हैं, आप भी जरा वापस सीन में आ जाइए। सीन ये है कि अपोजिशन के पास कोई चॉइस नहीं है। फर्दे जो आसिफ अली जरदारी साहब पर आयद होगी, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो आप कस्टडी में चले गए हैं, तहरीकें तो बगैर लीडर के चलते नहीं है। और अगर मुझे नहीं पता कि आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं, किस तरह से एक वेव बिल्ड करने वाले हैं, और अगर आप हुकूमत को गिराने में नाकाम रहे तो ये बहुत बड़ा एक डेंट और लॉस होगा अपोजिशन के लिए। सो व्हाट्स द प्लान? देखें जी, अभी मुकम्मल बात कर रही थी कि ये केसेस जो है ये नून लीग ने बनाए और वो उस वक्त क्या कहते थे, उनका बयानिया क्या था। तो हम उस वक्त भी उन्हें कहते थे कि आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, आप एहतसाब करें, ना इंतकाम की तरफ जाएं। जो हुआ उस पर माजरत हुई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी सियासी जमात है जिसने कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। हमने आज हम इन्हें भी ये बात कह रहे हैं कि ये आपको ये एक दिन उल्टा पड़ेगा, आप जो कर रहे हैं ये फसल बो रहे हैं, इसको काटेंगे भी आप। मेरा ना इतना नॉलेज है जितना कमल का है और जितना वो पढ़ती हैं, हल्के का आदमी हूँ, हल्के के मसाइल भी होते हैं, उनमें भी उलझा रहता हूँ। तो मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि हम सारों को मिलकर बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें जो आज एहतजाज की तरफ जा रही हैं, इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये एक अवामी जमातें हैं, जमहूरी जमातें हैं। इन्होंने जब लोगों में जाना है, मासेस की बात करनी है, इश्यूज़ की बात करनी है, तो लोगों ने निकलना भी है। और फिर आमरीत को और डिक्टेटरशिप को आप पूरी तारीख दुनिया की पढ़ लें, उसमें उन्हें भागना पड़ता है, वो मजबूर हो जाते हैं। मैं इनसे सवाल करता हूँ कि क्या मुझे बताएं जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है, क्या वो जायज़ है? अगर अपोजिशन बात करती है तो ये उसका जवाब क्यों नहीं देते, उसको चोर चोर कहना शुरू कर देते हैं। मैं पूछता हूँ, आज टमाटर लेने जाएं बाजार से 100 रुपए से ज्यादा हो गए हैं टमाटर महंगे, आप टमाटर नहीं खरीद सकते। आप प्याज लेने जाएं 55 रुपए से कीमत बढ़ चुकी है प्याज की 1 किलो की। गरीब आदमी जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, आम आदमी को दवाइयां नहीं मिल रही। वो मेरे गांव में, मेरे हलके के अंदर हालात ये हैं कि लोग शुगर की दवाई एक दिन छोड़ के ले रहे हैं। अच्छा, वैलिड पॉइंट उठाए, मेरे पास वक्त कम है, जरा ऑपोजिशन को कबल रिस्पॉन्ड कर दीजिए, मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, परफॉर्मेंस आपकी है नहीं, जवाब आप इनको देते नहीं है। बात कर रहे हैं, मैं खुद मुर्तजा साहब ठीक कह रहे हैं, मेरा अपना इलाका अहमदपुर शर्किया में है, रूरल एरिया में, वहाँ जाती हूँ, लोगों के मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुर्तजा साहब, आपकी जमात और ये आपके साथ बैठी है ना साहिबा की जमात को भी गए 2 साल हुए हैं, क्यों इस मुल्क में मेडिसिन प्रोडक्शन नहीं हो रही? क्यों आपको हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है? 85% आप दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का मुल्क था, क्यों आपको यहाँ पे हर दफा सैलाब आए तो फिर आपको बाहर से टमाटर भी इंडिया से बुला रहे थे? 2 सालों में आप एक मिनट हिना, फिर अब आपको तो रूल ब्रेक करती है, फिर बाद में आप गिला मत किया करें। काटा और मैं भी आपको काटूंगी, मैंने आपको टाइम दिया था पूरा 2 दफा। सुन ले प्लीज सुने जी। कवल, यू हैव द माइक। कवल, यू हैव द माइक। देखिए, अभी इस वक्त एग्रीकल्चर पे एक पूरी जामे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जहां 1 अरब रुपया रखा जाता था वहां 15 अरब रखा जा रहा है। सूबों को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर बढ़ाए ताकि हम अपने मुल्क
की डिपेंडेंसी को बाहर के मुल्कों पे या इंपोर्ट पे ना रखें। बाकी ये डे टू डे चीजें, इनके दौर की मैं हेडलाइंस दिखा सकती हूँ। जिस वक्त आपका पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी, उस वक्त भी 100 रुपए किलो प्याज हुआ। अभी पूरे मुल्क में आपने देखा सैलाब आए हुए हैं, जब भी सैलाब आते हैं सब्जियों की, क्योंकि डिमांड सप्लाई जो है वो इफेक्ट होती है, तो चीजों पे कुछ देर के लिए जो है अनफॉर्चुनेटली शो कब खत्म हो गया। आई एम रियली सॉरी, आई नो यू आल्सो हैव अनदर शो टू गो, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जो है वो मैं कल मुलाकात करूंगी, सेम टाइम सेम चैनल। मीनवाइल आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।